Hello students, welcome to Economic Science Academy. Myself गणेश कुमावत आपके सामने फिर उपस्थित हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट लेकर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे वाला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इसके क्लासिफिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसके साथ साथ में हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन हम कितने तरीके का कर सकते हैं। कभी-कभी आपको क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव है या फिर क्रोनोलॉजिकल है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ में हम टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का हम नेक्स्ट पार्ट है जो लेकर आए हैं। तो ये देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन है जो हमारे पर्पस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हम ये बेसिस होता है इसका, इसके ऊपर बेस्ड है कि हमारा इंक्वायरी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है जांच का। उस जांच के उद्देश्य के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आंकड़ों का वर्गीकरण कितने बेसिस पे होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बेसिस के अंदर पहला तो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि एरिया वाइज या फिर रीजनल वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन करें, भौगोलिक यानी कि क्षेत्रवार या फिर क्षेत्रीय वर्गीकरण है जो इसको बोल सकते हैं। क्षेत्रीय वर्गीकरण या क्षेत्रवार वर्गीकरण है, कर सकते हैं हम। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल या फिर अकरेंस ऑफ टाइम, मतलब कि क्रमानुसार यानी कि समय की घटना के अनुसार अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल या फिर अकरेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर थर्ड कैटेगरी है इसकी क्लासिफिकेशन का, थर्ड पेज है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी के अनुसार अगर डेटा को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर या फिर एट्रीब्यूट के अनुसार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको हिंदी में गुणात्मक, अर्थात कोई वर्ण या फिर गुण के आधार पर अगर हम उसको इसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको गुणात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। और फिर है क्वांटिटेटिव, इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम डेटास को क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो मात्रात्मक यानी कि संख्यात्मक मान या फिर परिमाण के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बात करते हैं, इनको एक-एक को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो पहला तो हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि भौगोलिक रूप से हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो भौगोलिक रूप से कैसे करते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे डेटा मार्केट के अंदर आते हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर आते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन भौगोलिक होता है, मतलब राज्यवार हो सकता है, कंट्री वाइज़ हो सकता है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हो सकता है, विलेज वाइज़ हो सकता है। तो ये क्या है कि क्षेत्रीय, क्षेत्र के अनुसार है जो है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रेजेंटेड आइदर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, जिसको हम रेफरेंस टेबल बोलते हैं। रेफरेंस टेबल क्या होती है, टेबुलेशन के पार्ट में हम अच्छे से देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू द साइज और वैल्यू, मतलब समरी टेबल साइज या वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डेटा को बता सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग है जो इसको हम सेट कर सकते हैं। जो संदर्भ तालिका अगर यूज करते हैं तो संदर्भ तालिका के अंदर हम वर्णानुक्रम के अनुसार डेटा को क्लासिफाई करेंगे। अगर हम सारांश तालिका ले रहे हैं तो उसमें या तो आकार या फिर है जो मूल्य बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ये दे रखा है, तो ये अल्फाबेटिक, मतलब आपने एक सिटी ले ली। ठीक है। सिटी में कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, चंडीगढ़ है। कुछ वैल्यूज आपने ली है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जैसे ये अलग अलग यहाँ सिटीज की है जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है। ठीक है। तो अब ये क्या है कि ज्योग्राफिकल है, अलग अलग सिटी है, अलग अलग जगह सिचुएटेड है, लेकिन इनके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के डेटा है वो भी है जो आपके क्या है, अलग अलग है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर हो गया होगा, जिसको भौगोलिक या क्षेत्रवार है जो वर्गीकरण बोलते हैं।
फिर दूसरा है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार अगर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करें, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, काल क्रमनिक क्रमनिक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे होता है, टाइम के अनुसार। जैसे कि श्रेणी के जो डेटा होते हैं, टाइम सीरीज के डेटा होते हैं, वो लगभग है जो इसी तरीके के डेटा होते हैं। तो इसमें जो टाइम सीरीज के डेटा, जैसे कि इकोनॉमिक और बिजनेस से रिलेटेड जो टाइम सीरीज के डेटा है, उनको हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकली है जो उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे आर्थिक और व्यापार के लिए जो समय श्रृंखला डेटा है, वो क्रमिक रूप से हमें वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका कैसे होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो जनसंख्या है 1901 से लेकर 2011 तक अलग-अलग समय के लिए है, अलग-अलग समय के लिए है, और इनका मूल्य है जो ये दे रखा है। मूल्य मतलब वैल्यू दे रखा है, प्राइस, कीमत से मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर, वैल्यू का मतलब। तो यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है, ये आपका है जो 1901 के अंदर था, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होती होती 2011 के अंदर 121 करोड़ हो गई, 121 करोड़ पॉपुलेशन इन 2011। तो यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, ये समय अनुसार है। ठीक है, तो इसको ये समझ में आ गया, जिसको हम क्रोनोलॉजिकली अनुसार है जो डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वालिटेटिव, मतलब एक क्वालिटी के अंदर अकॉर्डिंग, जैसे कोई करेक्टर हो, फीचर हो, या फिर आप एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, मतलब गुण के आधार पर या वर्ण के आधार पर है जो डेटा को क्लासिफाई करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कितने बच्चे हैं जो ऑनेस्ट हैं, कितनी है जो लड़कियां ब्यूटी है, कितना है जो एम्प्लॉयमेंट है, या फिर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, लिटरेसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इन सबको है जो क्वालिटेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव या फिर एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल है जो डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी मतलब कुछ न कुछ क्वालिटी के अनुसार है जो हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। जैसे क्लास के अंदर हम आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको क्लासिफाई करना है कि इसमें ऑनेस्ट कौन से हैं, डिसऑनेस्ट कितने हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग है जो क्लासिफिकेशन कर, तो उनकी एक क्वालिटी है, ये ऑनेस्ट है ना, क्वालिटी है। अब इसमें से टॉल एंड स्मॉल दोनों है जो, अगर दोनों के अकॉर्डिंग करें, तो लंबा कौन है क्लास के अंदर और छोटा कौन है, तो इसके अनुसार भी हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है जो क्वालिटेटिव हो गया, तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है, और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग है जो डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इफ वी क्लासिफाई डेटा इनटू ओनली 2 क्लासेस, अगर हम सिर्फ 2 क्लासेस, 2 विशेषताओं या फिर 2 क्वालिटी के अकॉर्डिंग करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोटोमस या फिर सिंपल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या डिकोटोमस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट कर दिया, मेल और फीमेल कर दिया, ये एक तरह की क्वालिटी है। ठीक है, जैसे हम डेटा को केवल 2 वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं, तो इस डेटा का है जो द्विभाजित या फिर सरल वर्गीकरण इसको कहा जाता है। और जैसे कि ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, ठीक, और पुरुष या महिला हो गया, तो ये उनकी एक क्वालिटी है, समझ गए। और डेटा को अगर हम 2 से ज़्यादा क्लासेस के अंदर करते हैं, तो उसको मैनीफोल्ड या फिर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोला जाता है, जिसको बहुगुणी वर्गीकरण है जो बोलते हैं। तो 2 से अधिक वर्गों के अंदर वर्गीकृत करते हैं, तो इससे कई गुणा, तो इसको आप एक बहुगुणा कर सकते हैं, बहुगुणा वर्गीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे इसकी बात करते हैं कि जैसे मुझे पॉपुलेशन को सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 क्लासेस बनती हैं, जैसे जीनियस है, हाईली इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज एंड डल। तो ये तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब इसमें हमने पूरी पॉपुलेशन थी, उसके अंदर सिर्फ 2 क्लास बनाई, एक तो ये होल क्लास, और सेकंड ये क्लासेस हमने बना दी। ठीक है, ये क्लासेस ऐसे नहीं काउंट करते कि 1 2 3 4, ये नहीं,
ऐसे नहीं, आपका ऊपर से है जो वर्टिकली चलते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास हो गई। अगर इसके नीचे और इसको क्लासिफाई करेंगे, वो थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो थर्ड के बाद में ये मैनिफोल्ड हो जाता है, थर्ड एंड थर्ड के बाद में ये मैनिफोल्ड हो जाता है। और उससे पहले है जो ये सिर्फ डिकोटोमस या फिर सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे टोटल पॉपुलेशन, आपने टोटल पॉपुलेशन को मेल फीमेल के अंदर क्लासिफाई कर दिया। जैसे आगे एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर आप देख सकते हो कि हमने पॉपुलेशन को मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के दो क्लासेस के अंदर है जो, इसको दो कैटेगरीज के अंदर या दो एट्रीब्यूट्स कैरेक्टर के अंदर डिवाइड तो कर दिया। अब ये होल क्लास है और ये उसकी नेक्स्ट क्लास है सेकंड नंबर पे। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन या डिकोटोमस क्लासिफिकेशन बोलेंगे। लेकिन फर्दर हमने मेल को है जो स्मोकर और नॉन स्मोकर के अंदर डिवाइड कर दिया, इधर फीमेल को भी स्मोकर और नॉन स्मोकर में डिवाइड कर दिया। फिर फर्दर स्मोकर को है जो हिंदू नॉन हिंदू के अंदर डिवाइड कर दिया, और नॉन स्मोकर को भी हमने हिंदू एंड नॉन हिंदू के अंदर क्लासिफाई कर दिया। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर अगर आपने किया, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पर फोर्थ क्लासेस बन गई ही हैं। तो फोर्थ क्लासेस बन गई हैं, इसका मतलब है कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। समझ गए आप लोग कौन सा है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में से कोई एक तो पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा ही जाएगा किसी न किसी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर क्लासिफिकेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा, किस अकॉर्डिंग होगा, वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम एमसीक्यूज के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा को अगर हम एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, प्राइसेस के अकॉर्डिंग, या प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, या इनकम के अकॉर्डिंग, या एक्सपेंडिचर, सेल, प्रॉफिट, इसके अनुसार अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो जो मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर आता है, उनको अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, तो वो आपका क्वांटिटेटिव कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग है जो क्लासिफिकेशन होगा। जैसे आयु, ऊंचाई, वजन, मूल्य, उत्पादन, आय, व्यय, बिक्री, लाभ आदि के रूप में अगर जो वर्गीकरण किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मात्रात्मक बोलते हैं। मात्रात्मक वर्गीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, जो और इसको हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डेली फार्मिंग है, तो इसकी कुछ क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर हमने रेंज देती है, और रेंज के पीछे है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमने पुट कर दी। तो यहाँ डेटा है जो किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जैसे अर्निंग है, तो 100 रुपए तक की अर्निंग के लोग कितने हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स है जो 6 स्टोर्स हैं। 101 से लेकर 200 रुपए तक की कमाई कितने स्टोर्स को होती है, तो 14 स्टोर्स को होती है। तो ये अर्निंग्स के अकॉर्डिंग अगर हमने क्लासिफाई किया है, तो वो हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मात्रात्मक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये जब हम टेबुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, एल को हम क्लास लिमिट्स पर देखते हैं, इसको एल को क्लास लिमिट्स बोलते हैं। और ये आपकी लोअर लिमिट और दो अपर लिमिट दो होती है। तो यहाँ पर देखिए, लोअर लिमिट तो आपकी ये हो गई, और ये हो गई आपकी क्या है, अपर लिमिट है। इसके पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लोअर लिमिट को L1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड L2 रिप्रेजेंटेड बाय अपर लिमिट। क्लियर। यहाँ पर आप देखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी, इस स्टोर्स को है जो ये सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। और यहाँ पर क्लास इंटरवल है जो किससे निकलता है, आईसी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो क्लास इंटरवल है। ठीक है, समझ में आ गया। और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर जो 101 से 200 के बीच में जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का समीशन करके, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स भी इसकी टर्म्स हैं जो याद रखना, यहाँ से आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
हालाँकि इस यहाँ से नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके आगे का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर है जो हम फ्रीक्वेंसीज़ को सेट करते हैं, तो उसको है फ्रीक्वेंसीज़ या फिर उसकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ एंड हिज़ वैल्यूज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस के अंदर हम ऑर्डर जैसे मान लीजिए हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं मीन, मोड, मीडियन तो उसके साथ में है जो क्या फ्रीक्वेंसीज़ भी रिकॉर्ड करते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ का बेसिक मीनिंग होता है कि रिपिटिशन रिपिटिशन कोई भी वैल्यू है जो कितनी बार रिपीट हुई है वही उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति होती है। तो इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? आवर्ती वितरण। क्या बोलते हैं? आवर्ती वितरण। ठीक है, आवर्ती वितरण बोला जाता है। तो टू बेसिक एलिमेंट्स है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम वेरिएबल्स या फिर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। दो दो बेसिक एलिमेंट्स है जिसको वेरिएबल्स या फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, तो वो हम चीज देखेंगे। दो बुनियादी तत्व है इसके, जिसमें एक तो चर है, दूसरा है जो इसकी बारंबारता है। बारंबार मतलब बार बार है जो कितनी बार वो वैल्यू आई है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप ये आपको है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी के अंदर है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल दो होते हैं। मतलब एक तो आपका है जो विखंडित है, इसको हम विखंडित बोलते हैं, विखंडित चर। और ये आपका है जो खंडित चर है, खंडित चर है। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर होता है जो दशमलव वगैरह में नहीं होता है, और एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है ये डिस्क्रीट वैल्यू। और यहाँ कंटिन्यूअस है जो एक रेंज के अंदर होता है। क्या होता है? रेंज के अंदर। अभी मैंने आपको 101 से 200 और 1 से 300 इस तरीके से रेंज बताई थी, तो वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर आएगा जो वेरिएबल्स है उसके बाद में यहाँ पर है जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो ये भी देख लीजिए क्या होता है कि सारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू, वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आती हैं। ठीक है, जब हम मीन मोड मीडियन करेंगे तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, वहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए एज ऑफ स्टूडेंट्स है कि ईयर, मंथ, डेज, मिनट्स, सेकंड्स, ये सारी है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के अंदर आता है। और यहाँ पर है जो सारी वैल्यूज हम एक पॉसिबल वैल्यूज रहती है वो किसी भी स्पेसिफिक रेंज के अंदर नहीं होती है, उसके लिए एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। उस एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए कि 20 नंबर है, तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं? कितने स्टूडेंट्स को आए हैं? तो हमने कह दिया कि 15 स्टूडेंट्स को है जो आउट ऑफ 30 है जो 15 स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, मतलब एक सटीक मेजरमेंट है। दूसरा हम बात करें कि जैसे 0 टू 20, 0 से मतलब सॉरी 10 टू 20, मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में कितने लोगों को नंबर आए, कितने स्टूडेंट्स को नंबर आए? तो यहाँ पर मान लीजिए कि 70 स्टूडेंट्स है, 17 स्टूडेंट्स है। तो 17 स्टूडेंट्स आर ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 10 टू 20। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है कि उनको कितने मार्क्स आए, लेकिन इतना पता है कि उन सबके मार्क्स है जो 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, वो 10 टू 20 के बीच में है। तो इसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट वैल्यू बोलेंगे। क्लियर? आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टेबुलेशन की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसे ही मैं आपके सामने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वीडियोस है जो बैक टू बैक है जो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।